नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके सेक कैटेगरी के सब्जेक्ट फिनेंस फॉर एवरीवन को लेकर के अनाउंसमेंट किया था कि बहुत जल्दी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट में अपने चैनल के ऊपर शुरू करने वाला हूं। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर फिनेंस फॉर एवरीवन के पहले चैप्टर को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये आपका चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आप सभी को समझ लेना जरूरी है। ये जो आपका सब्जेक्ट है फिनेंस फॉर एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेक कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सेक का मतलब होता है स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेगुलर एसओएल एनसीवेब तीनों ही कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इस सब्जेक्ट को लेकर के, फिनेंस फॉर एवरीवन को लेकर के, रेगुलर एसओएल एनसीवेब के अंदर आपको पेपर पैटर्न के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक कैटेगरी के अंदर आपको पेपर 30 नंबर का देखने को मिलता है, 30 मार्क्स का पेपर होता है। एक कैटेगरी के अंदर 1 घंटे का पेपर होता है, दूसरी कैटेगरी के अंदर 2 घंटे का पेपर होता है। एक के अंदर 30 नंबर का पेपर पूछा जाता है, एक के अंदर आपको 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। कुछ आपकी कुल मिलाकर के 5 यूनिट इस सिलेबस के अंदर रहने वाली हैं और उन 5 यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मान के चले मोटा मोटा आपके 9 चैप्टर बनेंगे जिनको हमें तैयार करना है। अब ध्यान रखिएगा इस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। इस सब्जेक्ट को हम लोग कवर तो करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज कवर करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग केवल उन्हीं बुनियादी चीजों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब हम लोग उन तमाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिकोड करेंगे, उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर रिपीट होते हैं और इस बार भी उनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा रहने वाली है। इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूं, जितनी चीजें मैं आपको लेक्चर वाइज पढ़ाने वाला हूं, अगर आप लोग उनको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और इंटेंस हार्डवर्क के साथ गो थ्रो करते हैं, तो एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हमारी वीडियो से बाहर रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 जो जो चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आप उन सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला चैप्टर रहने वाला है फिनेंस फॉर एवरीवन कैटेगरी के अंदर, फिनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको आप लोगों को पूरा टाइटल देते हैं इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल लिटरेसी। माने हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को अंडरस्टैंड करना। आप ध्यान दीजिएगा, मैं सब्जेक्ट शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं। एक आपका फाइनेंशियल एजुकेशन होता है जिसको आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन जो एक सही प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू मी वो फाइनेंशियल एजुकेशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल लिटरेसी। और काफी बच्चे क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन का डेफिनेशन है ना, उसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ के ना उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर लिख के आते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर फोकस करना है। दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, ये कुछ 2-3-4 स्लाइड के बाद आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 2 तरीके के सवाल फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, एक आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, सर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब जब भी आपसे शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। क्लियर है? जैसे बजट क्या होता है, जैसे डिसीजन क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे सेविंग क्या होता है, जैसे फिनेंस क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन के अंदर बांधना होगा। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोटा मोटा रफली आप लोग पकड़ सकते हैं, हमारे पास कम से कम 2 से लेकर के और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है। यानी कि अगर आप लोग इन चीजों को पढ़ लेते हैं
हैं तो आपका ये चैप्टर 1 दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी कंप्लीट हो जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपको किसको पढ़ना है सर? फिनांस को पढ़ना है। क्लियर है? अब फिनांस का मतलब क्या होता है सर? फिनांस अपने आप में एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं आप सभी के सामने डेफिनेशन रखूंगा तो क्या लिखा हुआ है? फिनांस इज ए आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब होता है? साइंस का मतलब होता है जहां पर भी उसको समझने के लिए हमें कुछ नीति नियम सिद्धांत को फॉलो करना पड़े, जहां पर भी हमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है ना कि ये आपका फिनांस, जैसे आपको फिनांस को समझना है तो फिनांस को पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको समझने के लिए एक सिस्टमैटिक बॉडी चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जहां पर भी आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है उसको आप लोग क्या कह देते हैं सर? साइंस कह देते हैं। और उस पर्टिकुलर जो आपकी नॉलेज है उसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है। समझ में आया? उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है डे टू डे लाइफ में। वो क्या बन जाता है? आर्ट बन जाता है। और जिस दिन आप उस आर्ट को स्पेसिफिकली रिजल्ट प्रेडिक्शन के साथ परफॉर्म कर सके बिना सर्कमस्टांसेस को देखे हुए, वो आपका क्या बन जाता है? स्किल बन जाता है। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं सर, अगर आप लोग फिनांस की बात करते हैं तो फिनांस रेफर करता है एक ऐसी साइंस को एंड आर्ट को जहां पर हम लोग मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं? हम मनी को मैनेज करना सीखते हैं और हम रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखते हैं। हम फिनांस के अंदर कैसे आपको फंड रेज करना है, किस तरीके से फंड को एलोकेट करना है और उस फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। अब ये जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, ये एलोकेशन ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, या गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत हो सकती है। इररिस्पेक्टिव की ये इंडिविजुअल के केस में भी होता है, बिजनेस के केस में भी होता है और गवर्नमेंट के केस में भी होता है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई कि सर फिनांस का अपना बेसिक मीनिंग क्या होता है? याद रखिएगा, फिनांस रेफर टू द साइंस एंड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी एंड अदर रिसोर्सेज। क्लियर है? इट इन्वॉल्व रेजिंग एलोकेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन रेज कर आपको क्या सॉरी आपको फंड रेज करना पड़ेगा, उसको एलोकेट करना पड़ेगा और यूटिलाइजेशन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा फंड का भी। ये कौन कर सकता है सर? इंडिविजुअल कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि आप पैसा रेज करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी उसको एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा फंड रेज करना पड़ेगा। ठीक है? अब फंड रेज कैसे करना है, कहां से करना है, कितना करना है, उस फंड का एलोकेशन क्या रहेगा, कहां पे उसको एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना है, एक सही डिसीजन लेना एग्जैक्टली उसका, ताकि बेस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है सर? फिनांस के अंदर आती है। और क्योंकि ये साइंस है तो हमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर हमें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इंप्लीमेंटिंग स्टेज में आप लोग क्या कहते हैं? दिस इज द आर्ट। एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म इज कॉल्ड द आर्ट। उसको आप लोग क्या कहते हैं सर? आर्ट कहते हैं। समझ में आया? तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं क्लियर रही होंगी साइंस और आर्ट को लेकर के। क्लियर है? अच्छा, साइंस और आर्ट का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा टॉपिक सेट करके, क्योंकि यहाँ पे उस बात का जिक्र करना जरूरी है। रिसेंटली मैंने किताब पढ़ी जिसका टाइटल था व्हाट दे डोंट टीच एट हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप सभी ने पढ़ा होगा। इस किताब के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 3H का एक्सप्लेनेशन किया गया। ठीक है? 3H का मतलब क्या होता है? सबसे पहला H होता है आपका हैंड। याद रखिएगा, सबसे पहला H क्या होता है? हैंड। दूसरा H होता है आपका हार्ट और तीसरा H होता है आपका हेड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3H है। तीनों H का कॉम्बिनेशन का जो एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया गया है, व्हाट दे डोंट टीच एट हार्वर्ड के अंदर लिखा गया है, वो लोग जो केवल और केवल हैंड का इस्तेमाल करते हैं, दे आर जस्ट द लेबर। वो क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? केवल लेबर होते हैं। समझ में आया? और जो भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हेड प्लस में हैंड का, ठीक है, क्या करते हैं? हेड प्लस में हैंड का, तो वो क्या बन जाता है? आर्ट बन जाता है। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं अलोंग विद योर हेड। क्लियर है? और जब भी आप लोग तीनों एच को कंबाइन कर लेते हैं, हैंड को, हेड को और हार्ट को, तो वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका स्किल बन जाता है। तो आपको कोशिश करना है आपका हर एक्ट क्या रहे? स्किल रहे। मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बेसिकली डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है? तो यहाँ पे साइंस, आर्ट, स्किल, ये सारी चीजों के बीच में आपको क्लैरिटी
क्लैरिटी होना चाहिए। बहरहाल हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए थे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जिनको आप सभी को जान लेना जरूरी है। जब भी आप लोग एक क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं उसके आंसर को, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना जाने कब आपके दिमाग में स्पार्क करें और एक अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ जाए और आप लोग डेफिनेटली अपने आंसर को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको इतना क्लैरिटी हो गया होगा कि एग्जैक्टली फिनांस का मीनिंग क्या होता है। बाकी ये सारी जो आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दिख रही है, इसको आप लोग एक बार गो थ्रो कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार गो थ्रो करेंगे तो चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन सी है सर? फिनांस है, जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना था। उम्मीद करता हूं आपको फिनांस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली बजट का क्या मीनिंग होता है। सर ये बजट क्या क्या मीनिंग है, बजट का क्या मतलब होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बजट जैसे आप नहीं कहते सर मैंने एक अपना बजट बनाया है कि इतने पैसे तक मैं खर्च कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे को लेकर के एक प्लानिंग किया है, पैसे को लेकर के एक प्लान बनाया है, इतना इतना पैसा मैं यहाँ 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 पे खर्च करूंगा। दिस इज कॉल्ड द बजट, देसी लैंग्वेज में आप लोग समझते हैं। अब ऐसा ही आपको समझना है सर बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान, एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान जहां पर हम लोग आपके इनकम और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंस का एस्टीमेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस्टीमेट लगाते हैं। वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। इसका मतलब बजट के अंदर हम दो चीजों पर बात करने वाले हैं सर। आपका एक तो क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। एक आपको एक्सपेंस कहां पे करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो आपका एस्टिमेशन है ना, क्या है आपका एस्टिमेटेड प्लान है, वो क्या कहलाता है सर? वो आपका बजट कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बजट का क्या मीनिंग होता है? बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान, एक ऐसा प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है बजट। अपने आप में याद कीजिएगा, बजट अपने आप में क्या है सर? एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जहां पर हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं सर किसका? इनकम का, और साथ में किसका करते हैं? एक्सपेंडिचर का, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ये भी याद रखना है, पता उम्र की हम लोग बात नहीं कर रहे, जिंदगी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और यूजुअली हम लोग इसको एक साल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया बजट का क्या मीनिंग होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सर जब भी आप लोग बजट की बात करते हैं ना, तो बजट हमें शो करता है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या रहेगा और हमारा प्लान्ड एक्सपेंस क्या रहेगा, माने कितना पैसा आएगा और कितना हमें एक्सपेंस करना है, कितना खर्च करना है। समझ में आया कहां कहां पे खर्च करना है, इसकी प्लानिंग कहां पे रहती है? बजट के अंदर रहती है। एंड ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को एलोकेट करने में। किसको एलोकेट करने में सर? रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, ताकि हम लोग उसको एफिशिएंटली एलोकेट करके यूटिलाइज कर पाए और कंट्रोल्ड वे में अपने पैसे को स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो बजट बनाना हर एक चीज में जरूरी होता है। आप नहीं कहते यार ये चीज मेरे बजट से बाहर है, मतलब जो मैंने एस्टिमेशन किया है, मेरा पैसा जो आएगा और जो मेरा पैसा जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग सर आपका बजट कहलाता है। समझ में आया? तो ये क्या है सर? आपका बजट है। अब बजट सर्व्स एज ए टूल ऑफ ए प्लानिंग, यानी कि आपका बजट किसकी तरह सर्व करता है? टूल फॉर प्लानिंग की तरह, कोऑर्डिनेशन की तरह एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज की तरह ये क्या करता है? एक्ट करता है, ensuring that available fund are used in the most efficient and effective manner। क्लियर है? जो हमारे पास अवेलेबल फंड है, हमारे पास जो भी अवेलेबल फंड है, उसका यूटिलाइजेशन इफेक्टिव मैनर में हो सके और एक तरीके से बेस्ट वे में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। समझ में आया? तो ये आपको समझना है सर। ये आपका हैशटैग सेकंड लिख देता हूं सर। ये सेकंड टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स से पूछी गई है, जिसको आपको बाय हार्ट करना। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल दो ही चीजों को पढ़ा है। फिनांस की डेफिनेशन को पढ़ लिया, सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या पढ़ाया सर? बजट को पढ़ाया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के एक और इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज द सेविंग। अब ये क्या रहेगा सर? सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा ना, सेविंग का मतलब होता है सर बचत। क्या होता है? बचत। एक पैसा हमारे पास, एक हमारे पास रेवेन्यू है, लेट अस से हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है, या मैं इसको कह देता हूँ लेट अस से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ। हमारे पास है लेटस से आपका क्या हो गया? इनकम हो गया है। मान लीजिए लेटस से अभी मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन को मिला करके एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कितना कमाता हूं? 1 लाख रुपया कमाता हूं, ठीक है, और मैं एग्जैक्टली एक्सपेंस कितना करने वाला हूं सर? आपका एक्सपेंस मैं कर देता हूं मान लीजिए 20,000 का। क्लियर? एक महीने का खर्च कितना है सर? मेरा 20,000 का है। तो मेरे पास कितना बैलेंस बच गया सर? 80,000 बच गया। अब जो मेरी इनकम का जो ये 80,000 है, ये मेरे किसी काम का नहीं है अभी के हिसाब से। तो मैं फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए, कोई
कोई इमरजेंसी ना आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, फ्यूचर प्लानिंग के प्रोस्पेक्टिव से मैं इस पोर्शन को सेव कर लेता हूं, बचा लेता हूं, इसकी बचत कर लेता हूं। क्लियर है? क्या कर लेता हूं? बचत कर लेता हूं। तो आपकी इनकम का वो पोर्शन जिसको आप लोग स्पेंड नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है सर? वो आपका सेविंग कहलाता है। जनरली ये सेविंग है आपकी स्पेसिफिकली बैंक्स की टर्म्स में, बैंक्स डिपॉजिट की टर्म्स में, या कैश में, या अदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। सर सेविंग का क्या मतलब होता है? सेविंग रेफर करता है आपकी इनकम का वो पोर्शन, याद रखिएगा, आपकी इनकम का वो पोर्शन डेट नॉट स्पेंड ऑन ए करंट कंजम्पशन। ठीक है? करंट कंजम्पशन में हम जिसका स्पेंड नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वही आपका वो जो पोर्शन है जिसको आप खर्च नहीं करते हैं वो आपका सेविंग कहलाता है। बट इज सेट असाइड फॉर द फ्यूचर यूज। मैंने बताया ना, भविष्य की चिंता करते हुए हम लोग उसको क्या करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए एक साइड में रख देते हैं। ठीक है? और जनरली ये जो आपका बेसिकली ये जो आपका पोर्शन ऑफ द इनकम होता है जिसको आपने साइड में रखा है, ये बैंक्स डिपॉजिट की टर्म्स में होता है, कैश के टर्म्स में होता है, या अदर जितने भी सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू मीट द फ्यूचर नीड्स, यानी कि जो फ्यूचर नीड्स को मीट कर सके, इमरजेंसीज को, इन्वेस्टमेंट पर्पज को, वहां पे इसको सेव किया जाता है। समझ में आया? तो सेविंग की एक सही डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द एज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है? तो इस दौर में किसी बच्चे को सेविंग का मतलब सबको पता होता है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक सही परिभाषा के अंदर, एक सही डेफिनेशन के अंदर कैसे बांधना है, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है। ठीक है? और यही बात मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे पूरे मार्क्स देते हैं। ठीक है? ये बेसिक टर्म है जो आप सभी ने पढ़ी होंगी फिनांस के केस में। वैसे भी आप लोग बहुत एडवांस लेवल की जनरेशन इन तमाम चीजों को समझते हैं, बस उनको शब्दों में कैसे पिरोना है, माला बना करके एग्जामिनर जो आपका एग्जामिनर है उसके गले में कैसे डालना है, ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है? आई होप कितनी क्लैरिटी रहा होगा आपको, प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, बजट का मतलब समझ में आ गया होगा, और सेविंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर डेप्ट। डेप्ट का मतलब सर क्या होता है? ओब्लिगेशन, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। ठीक है? कर्ज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है आपका फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। क्या कह सकते हैं? जो भी आपका फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है वो क्या कहलाता है? डेप्ट कहलाता है। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? डेप्ट कहलाता है। जो भी पैसा आपने बोरो किया है, जो भी पैसा आपने उधार लिया है, वो क्या कहलाता है सर? आपका डेप्ट कहलाता है। ठीक है? अब ये जो पैसा है ये आपका इंडिविजुअल भी ले सकता है, बिजनेस भी ले सकता है, और सरकारें भी पैसा उधार लेती है अपने जो स्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है? तो याद रखिएगा, डेप्ट रेफर करता है जो भी मनी आप लोग बोरो करते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी बिजनेस से, या किसी भी गवर्नमेंट से, फ्रॉम एनी पार्टी विद एन ओब्लिगेशन टू रीपे। याद रखिएगा, यहां पे एक ओब्लिगेशन है, मैंने बताया ना, आपका एक ओब्लिगेशन है कि आपको रीपे करना है। और जनरली ये जो आप लोग फ्यूचर के अंदर रीपेमेंट करते हैं ये विद इंटरेस्ट करते हैं, ब्याज के साथ करते हैं। ठीक है? तभी तो कोई बंदा आपको पैसा देगा, वरना कोई भी आपको पैसा क्यों देगा? ठीक है? उसको भी तो कोई बेनिफिट होगा ना, जो आपको पैसा देने वाला बंदा। ठीक है? तो इसको आपको याद रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इट अराइजेस व्हेन द फंड आर रिक्वायर्ड। ये कब होता है? जब आपको फंड की जरूरत होती है और आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर फंड अवेलेबल नहीं होता है। और डेप्थ को लेने वाला पर्सन आपका क्या सोर्स हो सकता है सर? बैंक हो सकता है। सोर्स जरूर याद रखिएगा। आप डेप्थ कहां से ले सकते हैं सर? बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, या कोई भी धनाढ़िया जो लोग होते हैं, जो आपके साहूकार होते हैं, इंडिविजुअल्स। ठीक है? उनसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? पैसा उधार ले सकते हैं। इट मस्ट बी रीपेड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है? जो भी आपका एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? जो आपने पैसा लिया है उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सर ये जो आपका डेट है, डेट का मीनिंग क्या होता है, कर्ज का क्या मीनिंग होता है? क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ ली। सर हमने फिनांस के मीनिंग को समझा, सर हमने डेप्थ के मीनिंग को समझा, सर हमने यहां पर आपके सेविंग के मीनिंग को समझा, और हमने बजट के मीनिंग को समझ लिया। यहां से अक्सर शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आता है, टेक इट सीरियस। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है जो भी आपके पास फंड अवेलेबल
अवेलेबल है, जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम लोग फ्यूचर रिटर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? फ्यूचर रिटर्न की बात करेंगे। क्लियर है? अब फ्यूचर रिटर्न के लिए जो मेरे पास पैसा है मेरे को वो कहां पे लगाना पड़ेगा सर? एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो आपके एसेट होते हैं ये रियल एसेट भी हो सकते हैं और ये आपके फाइनेंशियल एसेट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा एसेट का मतलब केवल बिल्डिंग नहीं होता है, एक तो आपका रियल एसेट हो गया और दूसरा क्या हो सकता है सर? फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं। जैसे मैंने कोई किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहां पर मेरे को बढ़िया रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर फ्यूचर रिटर्न अगर आप लोग अपने पैसे का चाहते हैं, अपने फंड का चाहते हैं, तो आप लोग कहां पे उनको पैसे को एक तरीके से एलोकेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट आप लोग। ठीक है, तो अलॉटमेंट कहां पे करेंगे सर? एसेट के अंदर। रियल एसेट भी हो सकता है और आपका फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। क्लियर? इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्या कहलाएगा सर? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट रेफर करता है एलोकेशन ऑफ द फंड। याद रखिएगा किसका? एलोकेशन ऑफ द फंड इनटू फाइनेंशियल एसेट एंड ए रियल एसेट। मैंने बताया ना, या तो फाइनेंशियल एसेट के केस में या तो रियल एसेट के केस में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम और ए कैपिटल एप्रिसिएशन इन द फ्यूचर। मैंने बताया ना, फ्यूचर के अंदर आपको पैसा मिले, सीधी सीधी बात है, आपको इनकम हो, इस पर्पज से, इस ऑब्जेक्टिव से आप लोगों के पास जो फंड है आप उसको एलोकेट करते हैं इनटू द रियल एसेट और आप लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल एसेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं सर? आप लोग इन्वेस्टमेंट कहते हो। ठीक है, अब इट इन्वॉल्व द कमिटिंग मनी टू द एसेट, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, मैंने बताया ना, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया और बिजनेस वेंचर हो गया। बिजनेस के अंदर भी पैसा लगाया जाता है विद एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग रिटर्न ओवर द टाइम। मैंने बताया ना, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमारा रिटर्न जनरेट हो ओवर द टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हेल्प इन द वेल्थ क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। तो बहुत बेसिक बात है, वेल्थ क्रिएशन के अंदर, पैसे को इंक्रीज करने के अंदर, वेल्थ क्रिएशन के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट काफी हद तक आपकी मदद करता है। अलोंग विद, यहाँ पे याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ग्रो करने में, उनकी ग्रोथ में भी ये काफी हद तक आपकी मदद करता है। समझ में आया? तो ये आपकी अगली टर्म्स थी जिसको आपको पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप लोग आगे चलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है, दैट इज द डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है सर? डिसीजन तो हमने पता है, डिसीजन का मतलब तो सिंपल है सर, हमें फैसला लेना है, लेकिन आप इसको डेफिनेशन में कैसे बांधेंगे? क्या करेंगे? डेफिनेशन के अंदर कैसे बांधेंगे? जैसे मेरे पास लेटस से, हमारे पास 2-3 प्लान है। लेटस से प्लान ए है, उसके बाद प्लान बी है, उसके बाद प्लान सी है। डिसीजन के अंदर क्या होगा? जो मेरे को बेहतर लगेगा उस प्लान को, लेटस से मेरे को बी बेहतर लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बी का सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बी का सिलेक्शन करूंगा। ये सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, ये जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस होता है वही तो डिसीजन होता है। समझ में आया? तो ये डिसीजन क्या होता है? सिलेक्शन करने का प्रोसेस, कि आप लोग एक बेस्ट प्लान का चुनाव करें ताकि वो भविष्य के अंदर आपको क्या दे सके सर? आपको रिटर्न दे सके। समझ में आया? क्या दे सके? आपको रिटर्न दे सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डिसीजंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स। क्लियर है? आप लोगों को क्या करना है? बेस्ट कोर्स को सेलेक्ट करना है। इस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम एन अमंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेट। मैंने बताया ना, जितने भी अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी बेस्ट कोर्स अवेलेबल है वहां पे हमें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर हमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है सर? आपका डिसीजन कहलाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको गो थ्रू करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक और। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा। अब यहां से, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया ना, तो समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा जो शॉर्ट नोट वाला मामला है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सर यहाँ से कौन कौन से एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो लॉन्ग टर्म में पूछे जाते हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि आपके फिनांस का मतलब क्या होता है। फिनांस आपको समझ में आ गया। हमने एक शब्द पढ़ा, डेट इज द डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? कर्ज का क्या मतलब होता है? ठीक है, हमने समझा सर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा सर? आपने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा सर, आपने सेविंग को पढ़ा। क्लियर है? आपने क्या पढ़ा सर? सेविंग को पढ़ा सर, आपने डिसीजन को पढ़ा। ठीक है, कि एग्जैक्टली डिसीजन का क्या मतलब होता है। इस तरीके की कुछ 3-4 टर्म हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद करता हूं इतनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर के, ध्यान रखिएगा,
जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग इसको फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से जानते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे, ताकि आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आपको ये बुनियादी तौर पे समझ में आना चाहिए सर फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मीनिंग होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सर फाइनेंशियल एजुकेशन से। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड द स्किल। समझ में आया? आपने क्या किया है, आप या तो टीच करते हैं या तो आप लोग लर्न करते हैं जितनी भी फाइनेंशियल जो आपकी कॉन्सेप्ट है और जितनी भी स्किल है। ठीक है, आपने केवल सीखा, आपने केवल सीखा, आपने केवल सीखा, तो वो क्या होगा सर, वो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन होगा। लेकिन जिस दिन आपने जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को सीखा है, जितनी भी स्किल को सीखा है, उनको आपने डेली लाइफ में वापरना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, वो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बन जाएगा। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट द लर्निंग, ऑल अबाउट द लर्निंग, ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल अबाउट द इंप्लीमेंटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज ए कंप्लीटली डिफरेंट गेम एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन में रेफर करती है टीचिंग और लर्निंग ऑफ द फाइनेंशियल concept along with the skills, but whenever you implement this knowledge or this skill, this is called the financial literacy। क्लियर है? तो ये एक बेसिक बुनियादी फर्क है जिसको आपको समझना है। अब याद रखिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मेन मुद्दा होता है ना, दैट इज द रिजल्ट और ए आउटकम ऑफ द लर्निंग ऑफ ए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, रिजल्ट जनरेट करना है। क्या करना है, रिजल्ट जनरेट करना है। ये किसका फोकस होता है सर, फाइनेंशियल लिटरेसी का फोकस होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, केवल फाइनेंशियल नॉलेज को प्रोवाइड करना होता है, इंप्रूव करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है फाइनेंशियल एजुकेशन के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ना कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, बल्कि प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और उसकी एप्लीकेशन को ध्यान में रख के तमाम चीजों को अंजाम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे, फोकस ऑन द इम्पार्टिंग नॉलेज, यहाँ पे आपको नॉलेज को इम्पार्ट करना है एंड ट्रेनिंग अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मोटा मोटा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा भाइयों और बहनों कि एग्जैक्टली जो आपका लिटरेसी है वो एजुकेशन से बुनियादी तौर पे क्या फर्क करता है। एक के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, एक के अंदर केवल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लर्निंग हो जाता है, टीचिंग हो जाता है। ठीक है, जब भी आप लोग इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे नॉलेज को, वो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बन जाएगा। और हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना है, ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कई बार पूछ ले अगर क्वेश्चन, तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना, इस टेबल की फॉर्म में आप लोग आंसर बना सकते हैं, रेदर देन आपको इसको केवल लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से समझ लेना है। क्लियर है? अब इस सवाल को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखिए, एक सवाल तो हमने पढ़ लिया सर, क्वेश्चन पूछा गया है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफाइन करना है, अलोंग विद इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। याद आया क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफाइन कीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफाइन करने के बाद आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के कंपोनेंट को भी डिफाइन करना है। तो अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया फाइनेंशियल लिटरेसी का। फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर करता है एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल को टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज एंड द स्किल टू मेक द इफेक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द मनी। ऑब्वियस सी बात है, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट ऑन इट। समझ में आया? आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी करना है और अंडरस्टैंड करके उसको इंप्लीमेंट भी करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाता है। जहां तक कंपोनेंट्स की बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर, तो कुछ बेसिक कंपोनेंट है। जैसे आपको सबसे पहले अर्निंग का आपका पहला कंपोनेंट हो जाएगा। अर्निंग के बाद कितना हिस्सा आपको स्पेंड करना है, खर्च करना है, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे आपका तीसरा हिस्सा सेविंग हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसको प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5 क्या है कंपोनेंट है। किसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूं सर, आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं कि जब भी आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमें इन कंपोनेंट को काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है सर, आपका अर्न करना है। अर्न करने का क्या मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, एबिलिटी ऑफ ए जनरेटिंग इनकम थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अदर सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स के थ्रू, अदर सोर्स हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, कैसा भी करके आप पैसा जनरेट करें। क्या करें, पैसा जनरेट
जनरेट करें, दिस इज कॉल्ड द अर्निंग। इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अर्निंग बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे अगर आप लोग स्पेंड की बात करते हैं, एबिलिटी टू मैनेज द एक्सपेंस वाइजली एंड प्रिपेयर बजट एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन। काफी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, एक बार दोबारा से रीड कीजिए। सर क्या कहा गया है? एबिलिटी टू मैनेज द एक्सपेंस। अब ऐसा नहीं है स्पेंड का मतलब खर्च करना हो गया, पैसा है मैंने खर्च कर दिया, नहीं, खर्च कहां पे करना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपेंस को मैनेज करना है वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ, रेशनलिटी के साथ, ठीक है। एंड प्रिपेयर करना बजट को, किसको प्रिपेयर करना है सर, बजट को प्रिपेयर करना है। एंड मेक करना है इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कोई भी आपने परचेजिंग कर लिया, इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन को मेक करना। ये सारी जो एबिलिटी है ये कहां पे आती है, स्पेंड के अंदर आती है। एंड स्पेंड इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, सेविंग कहेंगे। सेविंग का मतलब क्या होता है मैंने बताया, सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ योर इनकम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। इमरजेंसी बोल दीजिए या फिर नीड बोल दीजिए, वट एवर यू कैन से, ठीक है। फ्यूचर के लिए पैसा बचाना क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया एलोकेशन ऑफ द फंड इनटू द डिफरेंट टाइप of the real asset or a financial asset so such that you can earn the profit in the future, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको सेफ गार्ड करना थ्रू द इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग टू द हैंडल अनसर्टेनिटी एंड द फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। कोई भी ट्रेजेडी हो जावे, अनसर्टेनिटी हो जावे, कोई भी ऐसी चीज हो जावे जो अनएक्सपेक्टेड है, उसको हैंडल करने के लिए अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करना, दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्ट। क्लियर है? तो ये माय डियर फ्रेंड्स टोटल क्या है, आपके 5 कंपोनेंट हैं जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनको आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है अगर ये वाला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अलोंग विद इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसकी भी आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के अंदर आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्कोप को लिस्ट डाउन करना है और आपको इंपॉर्टेंस को लिस्ट डाउन करना है। किसके स्कोप है सर, फाइनेंशियल लिटरेसी के, ठीक है। अब अगर आपने फाइनेंशियल लिटरेसी को अच्छे से पढ़ लिया, मेरे साथ इस लेक्चर के दरमियान सारी चीजों को अच्छे से सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर सकते हैं। देखिए स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहला स्कोप क्या है सर, इनकम मैनेजमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इनकम मैनेजमेंट आना चाहिए। इनकम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ द इनकम एंड द मैनेजिंग अर्निंग इफेक्टिवली, ठीक है। आपको समझना है कि हमारे पास कितने सोर्स है इनकम जनरेट करने के और उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करना, ये क्या कहलाता है, ये इनकम मैनेजमेंट कहलाता है। एंड दिस इज द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। ये क्या होता है सर, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोप। समझ में आया? अब ऐसे आप लोग क्या करेंगे सेकंड के अंदर, बजटिंग एंड द स्पेंडिंग। ध्यान रखिएगा, बजटिंग एंड द स्पेंडिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग प्लानिंग करके चलते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें मूव ऑन होने वाली हैं और कितना हिस्सा आपको स्पेंड करना है वाइजली, ये क्या कहलाता है, स्पेंडिंग कहलाता है। प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस थ्रू द प्रॉपर बजटिंग। क्लियर है? थ्रू द प्रॉपर बजटिंग आप लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं एक्सपेंस को। ये क्या है, स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट, ये नई बात अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। तो क्रेडिट एंड डेबिट का मतलब क्या है, आपको लोन्स को अंडरस्टैंड करना है, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना है एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्रेडिट करना है। समझ में है? जो भी आपने पैसा उधार लिया है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। अमूमन ये देखा गया है लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना वो इफेक्टिव नहीं होती है। लोगों के पास कहीं से भी पैसा आ जाए आज के टाइम पे, दे स्पेंड इट, ठीक है। वो वाइजली उसको स्पेंड नहीं करते हैं। हर आदमी को अगर लोन मिल जाए तो वो ले लेगा और विजय माल्या की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भाग सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अंडरस्टैंडिंग द लोन इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द क्रेडिट, ये आपका स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर ही ये सारी चीजों की मालूमात आपको करनी होती है और मास्टरी करना होता है, ठीक है। अब आगे क्या है सर, रिस्क मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्शन यूजिंग इंश्योरेंस एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भविष्य के अंदर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, अनिश्चितता हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जावे, उसको कैसे सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये भी किसका स्कोप रहता है बच्चा, ये भी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोप रहता है।
ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से डिफाइन करके आना है पेपर के अंदर, इससे भी बेहतर आप लोग आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से लगाया हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर आप लोग इंपोर्टेंस को भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग किसको लिख सकते हैं सर, यहाँ पर इंपोर्टेंस को। सर फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपोर्टेंट क्या होता है, देखिए अगर आपको मान लीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी का समझ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं आता, जो आपके पास नॉलेज है, तो आपने जो डिसीजन लिया है ना, हो सकता है वो गलत डिसीजन आप लोगों का हो जाए और आप एक बड़े लॉस से सफर करें। इसका मतलब अगर आप लोग बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं, यानी एनकरेज बजट सेविंग एंड द रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग, तो ये क्या रहेगा सर, मेन इंपोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी रहेगा, क्लियर है। ऐसे आप लोग करेंगे प्रमोट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की प्लान करने में फ्यूचर नीड्स को और इमरजेंसी को। काफी इंपॉर्टेंट बात है, हमें भविष्य के अंदर जो भी हमारी नीड्स रहेंगी, फ्यूचर इमरजेंसी रहेगी, उनको लेकर के प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपको अवॉइड करना है डेब्ट प्रॉब्लम को, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, फाइनेंशियल लिटरेसी को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द और मैं आपको बता देता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस। आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका एक शब्द होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, काफी कम बच्चों को पता है। इसके रेफरेंस में एक शब्द आता है जिसको आप लोग कहते हैं विजडम, क्या कहते हैं, विजडम, क्लियर है। अब विजडम के बीच में और इंटेलिजेंस के बीच में फर्क होता है। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट द नोविंग, मैंने बताया ना, आपको जानना है, आप हर एक मोटे व्यक्ति को पता है पतला कैसे होना है, हर एक पतले व्यक्ति को पता है मोटा कैसे होना है, हर एक गरीब व्यक्ति को पता है अमीर कैसे बनना है, हर एक अमीर व्यक्ति को पता है और अमीर कैसे बनना है। तो दिस इज द इंटेलिजेंस। और क्योंकि हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर है, दिस इज द एज ऑफ द दिस इज द एज ऑफ द इंटरनेट एंड दिस इज द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की कमी किसी के पास नहीं है, तो दिस इज द इंटेलिजेंस। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है सर, विजडम है। विजडम का मतलब ज्ञान, विजडम का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट द इंप्लीमेंटेशन, यानी कि आपको जो पता है उसको कैसे जिंदगी के अंदर वापरना है और मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, समझ में है। तो इंटेलिजेंस से लेकर के और अगर आपको विजडम तक सफर करना है, याद रखिएगा मैं इंग्लिश वाले सफर की नहीं, हिंदी वाले सफर की बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इंटेलिजेंस से और विजडम तक जाना है तो हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं है लेकिन पर्सनल जिंदगी में हो सकता है आपको इसका यूज देखने को मिले, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपके पास होता है डी, डी का मतलब होता है डेटा, ठीक है, क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। अब इसके बाद एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है, सॉरी आपका आई होता है, क्या होता है, आई होता है। डी के बाद क्या होता है सर, आपका आई होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ सर, आई इससे बड़ा सर्कल है। आई के बाद होता है आपका जिसको आप लोग बोलते हो डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपका के हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, और इससे बड़ा जो सर्कल रहेगा ना वो आपका डब्ल्यू का रहेगा। यानी कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है सर, सबसे पहले आपके पास होता है डेटा। डी का मतलब क्या होता है सर, आपका डेटा, याद रखिएगा क्या होता है, डेटा। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन तक लेके जाना होता है। और के का मतलब होता है नॉलेज, काफी कम बच्चों को पता है सर, डेटा अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होता है और नॉलेज अलग होता है। और लास्ट में जाके जब आप लोग विजडम के अंदर जाते हैं ना तो आपका सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, ओरा बहुत बड़ा हो जाता है, और आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बिना कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस को देखे हुए रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स डेटा से विजडम तक जाना है, आपको मूव करना है इंटेलिजेंस से विजडम तक। और ये कहीं ना कहीं कोर आइडिया है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट, हर आदमी को पता है सेविंग करना चाहिए, करना कैसे है और कैसे उसको वापरना है जिंदगी के अंदर, ये आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करेंगे, आप उस सब्जेक्ट के राजा होंगे, ठीक है। वो कब होगा, जब आप उस सब्जेक्ट के ऊपर विजडम हासिल करेंगे। अब विजडम हासिल करने के लिए आपको इन 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द स्कोप एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आपके बड़े क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स सेकंड लार्जेस्ट क्वेश्चन है जो हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, याद रखिएगा, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेना है। नाउ फाइनल जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके एग्जामिनेशन में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर से, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ
पे आपको डिस्कस करना है उन तमाम कम्युनिकेशन एबिलिटी को, उन तमाम न्यूमेरिकल एबिलिटी को जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए होनी चाहिए। यानी कि आपके पास मैथमेटिकल लिटरेसी होना चाहिए, मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटीज होनी चाहिए, अलोंग विद आपके पास कम्युनिकेशन एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू विल फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को मास्टरी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बेसिक अर्थमेटिक स्किल नहीं आता है, आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, तो आप लोग कैसे फाइनेंस को मैनेज करेंगे? तो यानी कि सबसे पहला जो मंत्र है, सबसे पहला जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए, दैट इज द बेसिक अर्थमेटिक स्किल। हमें क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? बेसिक अर्थमेटिक स्किल चाहिए। ठीक है, आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। अब जोड़ घटा गुना भाग के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर सारा गेम इंटरेस्ट का है, तो आपको इंटरेस्ट की समझ होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, लोन के ऊपर कैसे होता है, और हमारी जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर कैसे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको बजटिंग एंड द एक्सपेंस कैलकुलेशन आना चाहिए। माने आपको एस्टिमेट करना है इनकम को, एक्सपेंस को, सेविंग को एंड फाइनेंशियल बैलेंसेस को, ये सारी आपको मालूमात होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये जरूरी बात है, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा का मतलब होता है आपको फाइनेंशियल डेटा की व्याख्या करना आना चाहिए। माने जो भी आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सके और उसको प्रेजेंट कर सके इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स एंड द बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है? आप लोग किसके अंदर उनको प्रेजेंट कर सके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनको प्रेजेंट कर सके, बिल्स के अंदर और बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब ये काफी हैवी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग लेके चलते हैं। एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन अपने आप में निजी जिंदगी में बहुत बेहतर सब्जेक्ट ही आप लोग बन सकता है अगर आप लोग डेफिनेटली बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्टेड रहते। बहरहाल अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग फाइनेंशियल ऑप्शंस। आपको ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपके पास डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करके आपको एक सही प्रोडक्ट का चुनाव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर के, वो ये सारी रहने वाली है। क्लियर है? अब कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन के अंदर हमें जैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, माने आपके पास रीड करने की एबिलिटी हो, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी हो, जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है उनको रीड करना आना चाहिए, उसकी एबिलिटी हो, और उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। एंड आस्किंग फाइनेंशियल क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग विद द बैंक्स, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इंस्टीट्यूशन टू क्लैरिफाई फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग किस तरीके से सब्जेक्ट के अंदर ग्रो कर सकते हैं? ऐसे आप लोग एक्सप्लेनिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, आप फाइनेंशियल डिसीजन को एक्सप्लेन कर पाए यूजिंग फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी यानी कि जो हम लोग बेसिक अलग अलग फाइनेंस टर्म को यूज करते हैं उनका यूज करना आना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनकी मास्टरी होनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियरली फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कवर किए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, कुछ दो चार बातें बाहर की भी कर ली जो आपके व्यक्तिगत जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। उम्मीद करता हूं ये जो पहला आपका चैप्टर था, पहला जो लेक्चर था, उसका वन शॉट माय डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।